चलिए दोस्तों, 80s और 90s के दौर में बीबीसी लंदन की हिंदी और उर्दू नशरियात हर घर में बतौर रिचुअल सुनी जाती थी। मार्क तुली, शकीना खिजामी, यावर अब्बास और इन सब की आवाज़ें हम सब लोग वाकिफ़ थे और ये आवाज़ें हर घर में गूंजती थीं। इनके साथ इन नामों में एक नाम और था जो अपनी आवाज़ से और अपने अंदाज से जादू बिखेरता था। दोस्तों, सेलिब्रिटी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट परवेज़ आलम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और परवेज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। जब हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी परवेज़ भाई, तो जो जनरल एजुकेशन सेंटर हुआ करता था उस दौर में, वहाँ पर दरो दीवार पर 3 नाम नक्श थे। प्रोफेसर मुनीबुर रहमान साहब का, नसीरुद्दीन शाह साहब का और एक परवेज़ आलम साहब का। तो परवेज़ भाई, आपका जो ये सफ़र था, तालीमी सफ़र था एएमयू का, फिर वहाँ से बीबीसी लंदन तक का, तो वी वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट। मुजीब साहब, बहुत शुक्रिया। और आपने सलाम किया तो वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात यह है कि आपने जिक्र किया कि जनरल एजुकेशन सेंटर में नाम लिखे होते थे। मुझे याद है कि और भी बहुत सारे नाम थे, वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आज भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए कि उनका कंट्रीब्यूशन जो अलीगढ़ की जो सकाफती जिंदगी है, जो कल्चरल लाइफ है, उसमें बहुत ज्यादा रहा है। जैसे मुझसे थोड़ा सा पहले होते थे अफरोज ताज, क्या उन्होंने गीत लिखे, क्या जबरदस्त चीजें रही। और मुझसे पहले वो ड्रामा क्लब के सेक्रेटरी रहे, आमिर अब्बास रहे, इकबाल रहे, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे लोग हैं जो बड़े एक्टिव होते थे और जिन लोगों के साय में हमने कुछ चीजें करनी सीखी। तो मैं चाहता हूँ कि उनको जरूर याद रखूं। इसके अलावा और बहुत से लोग थे जो ड्रामा कर रहे थे। और आपने नसीर शाह साहब का जिक्र किया, वो तो मुझसे बहुत पहले के थे, लेकिन ये कि जो उस्तादों में शहनाज हाशमी अंग्रेजी पढ़ाती थी लेकिन बहुत थिएटर कराती थी, जाहिदा जैदी अंग्रेजी जी, पढ़ाती थी और बहुत जबरदस्त थिएटर कराती थी। तो करेक्ट। इस तरह के लोग भी हमारे सामने मौजूद हैं। इक़्तिदार आलम खान साहब, ये भी हैं, इनके लिखे हुए ड्रामे और बहुत सी। तो क्या है कि ये हमारे उस्ताद लोग रहे हैं, हमसे पहले के लोग रहे हैं और इनका इमेंस कंट्रीब्यूशन है। अगर उनका वो कंट्रीब्यूशन ना होता तो हम 2 कदम भी आगे ना बढ़ पाते। दैट्स ट्रू परवेज भाई। उसमें होता यह है कि अलीगढ़ में हमारी जो सोसाइटी है ना, तो फिर उसमें जो एक थोड़ा सा सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल कर लेते हैं, तो उनके नाम जो होते हैं वो जनरेशन दर जनरेशन जो है वो बहुत चलते हैं। तो जब आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्पॉटेड यू, आप हम लोग शायद 10वीं 11वीं 11वीं में थे या 12वीं में थे। आप किसी सिलसिले में आप वहाँ पे आए थे, तो 2-4 लोगों के साथ मिलके आप कैनेडी हॉल जा रहे थे एंड समबडी टोल्ड मी कि परवेज़ आलम है। तो वी वर इन ऑ, क्योंकि हमने इतना सुना था आपके बारे में और आपने इतना अचीव किया माशाल्लाह। परवेज़ भाई, आपने बहुत ड्रामे किए वहाँ के ऊपर। एक आपका कोई ड्रामा था, उसका एक बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ था और वो जो है वो हमारे घरों में और यूनिवर्सिटी के लड़के अक्सर एक किसी खास सिचुएशन में इस्तेमाल करते थे, तो दे दे 10 का लोट। तो ये क्या था? अगर आपको कुछ याद हो तो बताइए। अब याद तो मुझे सब कुछ है और आपने अब ऐसा जिक्र छेड़ दिया है जिसमें और बहुत सारी जो यादों का पिटारा है वो खुलता चला जा रहा आप है। उसी 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 लिए बैठे हैं परवेज़ भाई? दिस ठीक इज़ बात है। दिस जी। वो तो इंतखाब करना है कि उसमें से किस बात का जिक्र करें, किस का ना राइट। करें। जी, जी। है ये कि थिएटर हम लोग कर रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब बहुत एक्टिव था और उसमें एक वक्त ऐसा आया जब मैं उसका जाके सेक्रेटरी भी हुआ। और तो बहुत सारे अच्छे ड्रामे तरह तरह के हुए उस जमाने में। पहले ये होता था कि कृष्ण चंद्र का एक ड्रामा होता था, किताब का कफन, और फिर जी, दरवाजे खोल दो, इस तरह की चीजें बहुत होती थी पहले। फिर हमारा जब दौर आया तो हमने फिर नए मिजाज के जो ड्रामे हैं उनको करना शुरू किया। हिंदी के ड्रामे बहुत सारे हमने वहाँ पे स्टेज किए बहरहाल। और उस दौरान ही हम लोगों की जो ड्रामा टीम थी वो जाती थी इलाहाबाद। इलाहाबाद हुँ, में ऑल इंडिया मल्टीलिंगुअल शॉर्ट प्ले कंपटीशन होता था और उसमें पूरे हिंदुस्तान से ड्रामे की टीमें आती थी और हम भी जाते बिल्कुल, थे अपनी ड्रामा क्लब की टीम बिल्कुल, लेके। और बिल्कुल। सब बहुत मजा आता था, वहाँ पे कैंप फायर होता था। तो वहीं पे एक चीज मैंने और मेरे जो दोस्त हैं, साथी हैं, अनीस अहमद खान,
उन्होंने करनी सीख ली थी। उसको कहते थे हम लोग श्राद्ध, कि वो अच्छा, अच्छा, अच्छा। मरने के बाद में। श्राद्ध और वो आपने बनाया था परवेज भाई? वो जी, श्राद्ध हमने अभी कुछ साल पहले तक यहाँ पर किया है, दो दो लोगों का। ये डायलॉग है शायद। हाँ, तो ये उसी एक थोड़ी-सी झाँकी थी, स्किट था। अच्छा। छोटी-सी चीज़ होती थी, वो करते थे, वो तफ़रीह में होता था दोस्तों के सामने और गैर जी। रस्मी महफ़िलों में वो होता था, और वाक़ई ये बात सही है कि लोग हँस-हँस के लोट-पोट हो जाते थे। और मैं और अनीस, हम लोग उसको करते थे ब्रज में, जो अलीगढ़ की बात है, अच्छा। "क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? अरे बहुत ही दिन बाद नज़र आ रहे हो, क्या बात है? अच्छा, तो आपने ये कर दी और ना मैंने ना करो, क्यों? क्यों ना करो?" ये चीज़ें होती थी। बहुत मज़ा आता था। अच्छा। और अलीगढ़ में बहुत सारे लोग उस ज़माने में थे जो ये ब्रज बोलते थे, अलीगढ़ में स्टूडेंट्स। तफ़रीह में भी बोलते थे, कुछ मज़े में भी बोलते थे, और कुछ ये भी है कि अलीगढ़ का कल्चर जो है बिना ब्रज के अधूरा है, तो इसलिए उसको याद ट्रू, भी करते थे। ट्रू, ट्रू, ट्रू। नहीं, हमने बहुत सारे हमने भी कुछ ऐसे किए हैं जिसमें बीच-बीच में ड्रामों में ये लैंग्वेज हमने जो है, "चौं ठाड़ो है, जाका हुँ। न" अच्छा परवेज़ भाई, हम लोग जब करते थे ड्रामा क्लब में थे, तो हम लोगों की एक बड़ी जुस्तजू रहती थी कि किसी तरीके से हमें एसएन हॉल में या अब्दुल्ला हॉल में परफ़ॉर्मेंस करने के लिए मिल जाए। तो क्या आप लोगों के दौर में भी कुछ इस किस्म का माहौल था? तो हमारे यहाँ, हमारे उसमें जो था, जब तक हम लोग आए तब तक लड़कियों के लिए स्टेज अलाउड नहीं था। वो केनेडी हॉल में परफ़ॉर्म नहीं कर सकती थीं। हाँ, तो वो सूरत-ए-हाल हमारे ज़माने तक चली थी, लेकिन उसको फिर हमने किसी तरह से तोड़ा, और उसका खमियाज़ा भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा, लड़कियों को अच्छा। स्टेज पे लाने के लिए। और वो एक कोराम का दौर था, वो तो लंबी कहानी है, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं उसका भी कहीं ज़िक्र कर दूँगा। और अभी हुँ। आपने बात कही कि सरोजिनी नायडू हॉल, अब्दुल्ला हॉल, अरे भाई ऐसा है, मजाज साहब के किस्से हैं। सही वो बात, लिख सही गए बात। हैं, उन्होंने नोरा नाम की नज़्म लिखी है कि लबे लाले रख्शी से एक शह चुरा ली। तो ये मजाज साहब हैं, राह दिखा गए सबको। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो रोमांटिसिज़्म था कि जी, सरोजिनी नायडू हॉल का नाम, जहाँ पे लड़कियाँ जी, रहती थीं, जी, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, जी, वो सुन के, और अब्दुल्ला हॉल का नाम सुन के तो एक लोगों पे रोमांस सा तारी हो जाता था, इसलिए कि वहाँ लड़कियाँ पढ़ती थीं। और तो करेक्ट। और उस ज़माने में भी ये हाल था कि जहाँ विमेन्स कॉलेज, अब्दुल्ला जो कॉलेज था, उसकी बस भी देख लेते तो लोग बहुत ही जज़्बाती हो जाते थे। सिर्फ़ बस देखकर ही उसके पीछे-पीछे चल पड़ते थे कि खुदा जाने कहाँ रुकेगी और उसमें से कौन उतरेगा। ये सारी चीज़ें, और फिर ख़ास तौर पे जब नुमाइश होती थी, तो उसमें तो ये समझ लीजिए कि लोग वहाँ खड़े हो जाते थे जहाँ पे बसें आती हैं। और ये कन्फर्मेशन नहीं होता था कि आज अब्दुल्ला हॉल की लड़कियाँ जो हैं, वो नुमाइश घूमने के लिए आ रही हैं। सही कुछ बात। लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहले से हाथ लग जाती थी, इन्वेस्टिगेटिव थे वो लोग, और जो जिनको नहीं पता होता था, तो वहाँ पार्किंग लॉट जो था, वहाँ जाके खड़े हो जाते थे सही बात कि है। कब आएगी बस। और जब बस आती थी, उसमें तो लड़कियों के झुंड नुमाइश की तरफ चल रहे हैं, पीछे-पीछे लड़के भी चल रहे हैं, और वो सबकी नुमाइश होती थी। ये मेरे ख़्याल से बहुत देर तक ये सिलसिला चला है। हम लोग जब थे तब भी यही रहता था, और इस चक्कर में जो है नुमाइश की अटेंडेंस 100% रहती थी। और ये सब ज़बरदस्त रहती थी, और फिर वो अनाउंसमेंट होते थे, एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है, खो गया है, उसको 12 पर ले आएँ। अब इस तरह के अनाउंसमेंट सो सही होते थे। बात। मुझे तो आज भी याद है कि मैंने उस अनाउंसमेंट से बड़ी-बड़ी चीज़ें सीखी, और बाद में जी, भी वो मुझे तफ़रीह जब लेनी होती थी, तो मैं उनको याद करता, जैसे खुल गई, खुल गई, खुल गई। आपके सही। शहर अलीगढ़ में ड्राई क्लीनर की दुकान पहली बार खुल गई। अब पहली बार ड्राई क्लीनर की दुकान खुली है अलीगढ़ में, ऊपर जी, कोर्ट पे, उसका सही। इश्तिहार वहाँ पे नुमाइश में बज रहा है, और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे ऊपर कोर्ट का इश्तिहार है। जी, जी। तो परवेज़ भाई, मेरा वो सवाल जो था वो ये कि आपकी तालीम, इब्तिदाई तालीम, फिर अलीगढ़ और फिर बीबीसी लंदन, तो वो जो था हाँ, एक बहुत उसमें जी। जी। मैं डिबाई ज़िला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। 5वीं तक वहाँ मैंने एक मदरसे में तालीम हासिल की, उसका नाम था मदरसा मुइनुत तालीम अशरफिया डिबाई, और उसमें अच्छा। ये हाल था कि अंग्रेज़ी भी नहीं थी 5वीं तक, और हिंदी और उर्दू, तो ये 2 चीज़ें तो पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत था। तो बहुत खस्ता हालत थी मदरसे की, और मैं जब छठी क्लास में अलीगढ़ में आया, मेरी बहनें पढ़ रही थीं अलीगढ़ में, अलीगढ़ में। और अच्छा। हमारे वालिदैन को, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वालिद साहब तो मैट्रिक पास थे, लेकिन वालिदा बिल्कुल भी
नहीं पढ़ी लिखी थी, बड़ी मुश्किल से दस्तखत करती थी। तब अच्छा। उनको ज़बरदस्त शौक था अपनी औलाद को पढ़ाने का, और औलाद का मतलब है लड़कियाँ पढ़ाने का। तो मेरी माशाल्लाह। बहनें इस कदर क्वालिफ़ाइड हैं अपने वक़्त में, यानी कि हुँ, 1960 का जो अशरा है, जो 60s का डेकेड है, वो रिकॉर्ड है। आस-पास में किसी ने वो तालीम हासिल नहीं की, हमारे दूर-दूर तक जो रिश्तेदार हैं, जो मेरी हुँ, बहनों ने हासिल की। यानी कि सबसे पहले मेरी बड़ी बहन नसीम फ़ातिमा मास्टर्स करती हैं, तकरीबन मेरे ख़्याल से वो ज़माना रहा होगा 1965-66 का। और उसके बाद में मेरी एक और बहन एमएससी, एमएड करती हैं साइंस से। एक और बहन प्रोफ़ेसर सलमा महफूज़, वो संस्कृत से पीएचडी करती हैं, और वो क्या बात! पहली मुस्लिम खातून थीं, जिन्होंने संस्कृत से पीएचडी संस्कृत की से। अपने वक़्त में। उनके बाद से तो बहुत सी मुसलमान लड़कियों ने पीएचडी की है संस्कृत में, हुँ, लेकिन हुँ, सलमा बेगम उनका नाम रहा, पर बाद में शादी के बाद सलमा महफूज़ कहलाईं। और फिर हुँ, वो बाद में जाके जो अलीगढ़ का संस्कृत डिपार्टमेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसकी चेयरपर्सन भी रहीं। तो क्या है कि ये एक माहौल था, और उसमें मैं आता हूँ। मैं घर में सबसे छोटा, तो ज़ाहिर-सी बात है सबकी नज़रें मुझ पे थी। मैंने जैसे बताया मुझे अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, तो मुझे एबीसीडी सिखाई गई। गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल खुलने से पहले टेस्ट हुआ। एएमयू सिटी हाई स्कूल जो नुमाइश के बराबर था। तो मैं कोई भी ज़िक्र हो मेरा अलीगढ़ का, वो बिना नुमाइश के हो नहीं सकता। हाँ, सही इसलिए बात, कि हम जो सही। एएमयू सिटी हाई स्कूल वाले होते थे, हमारे यहाँ से 5 मिनट की वॉक पे सामने नुमाइश थी। बल्कि हमारे स्कूल के कैंपस से नुमाइश की सारी चीज़ें नज़र आती थी। तो हमें ये समझिए कि ये शर्फ़ हासिल था कि नुमाइश में जब तंबू, डेरे गड़ने शुरू हो जाते थे, तो हम लोग उसको सबसे पहले देखते थे और सही बात। फ़ौरन आके रिपोर्ट करते थे। और उसके बाद में सर्कस आना शुरू हुआ, आज घोड़े आए, आज हाथी आए, उसके बाद में आज बरूले वाले की दुकान लग गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत नज़दीक से। तो फिर अलीगढ़ में एएमयू सिटी हाई स्कूल करने के बाद में फिर मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, और साइंस में किस्मत आज़माई कि इसलिए कि वालिद साहब को बड़ा शौक था कि भाई साइंस में जाना है, लेकिन वो हुआ नहीं, अपने बस का था नहीं। तो उसके बाद फिर लाइन बदल दी, आर्ट्स फैकल्टी वगैरह में चले गए। अब ये मत पूछिए कि क्या किया वहाँ से, इसलिए कि ये एक हर अलीगढ़ वाले की दुखती रग होती है कि बस जी, जी, अलीगढ़ में थे, जी, ड्रामा कर रहे थे और सही। दुनिया भर की चीज़ें कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई-लिखाई में कोई बहुत ज़्यादा अपनी दिलचस्पी बाकायदगी से नहीं थी। जी। नहीं माशाल्लाह देखिए ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल जो पढ़ाई-लिखाई का मकसद यही होता है कि एक आपके पास एक सैटिस्फैक्टरी प्रोफ़ेशनल करियर हो, तो वो आपके पास है माशाल्लाह। तो बीबीसी लंदन अभी एक हिस्सा रह गया उसका फिर बीबीसी लंदन आप वहाँ से फिर ऑल इंडिया रेडियो हाँ। गए जी ऑल हाँ। इंडिया रेडियो पे आप रहे, फिर वहाँ से फिर आप बीबीसी गए। हुँ। देखिए कहते हैं ना बकौल अमित शाह क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वो भी ज़रूरी है, सही। ऐसा फ्रेज़ उन्होंने बना दिया है। तो जी, अलीगढ़ में हाथ-पैर मारे, फिर नौकरी नहीं मिली, परेशान रहे, धक्के खाए, अच्छा। कहीं कुछ, ये सारी चीज़ें। ऑल इंडिया रेडियो में मेरा आना-जाना शुरू हो गया था। 1970 के आखिर में मैं एक पार्टिसिपेंट की हैसियत से आता था। ज़ुबैर रिज़वी साहब प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूटिव होते थे ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में, और जी। उन्होंने मुझे एक बार किसी डिस्कशन में बुलाया, फिर वो सिलसिला चल पड़ा। तो मैं कुछ न कुछ करने आता था वहाँ पे। उर्दू सर्विस में कुछ अनाउंसमेंट्स भी करता था, ऐसे ही जो कैजुअल बेसिस पे होता है। और हुँ, फिर हुँ। उसी दौरान कहीं मैंने यूपीएससी का इम्तिहान दिया, और यूपीएससी में मैं पास हो गया, और इस तरह से मेरा प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूटिव की हैसियत से ऑल इंडिया रेडियो में तकर्रुर हुआ। हुँ, हुँ। और ये 1982 की बात है। दिल्ली में मेरी पोस्टिंग हुई, और फिर मैं तकरीबन 5 साल ऑल इंडिया रेडियो में एक प्रोड्यूसर की हैसियत से, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से रहा। और तभी मैंने फिर एक बीबीसी का टेस्ट होता था हिंदी सर्विस का। अच्छा। और उस ज़माने में अरेंजमेंट ये होता था कि ऑल इंडिया रेडियो से 2 प्रोड्यूसर लोग या प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वो प्रोड्यूसर बन के बीबीसी लंदन की जो हिंदी सर्विस उसमें आते थे काम करने के लिए अटैचमेंट पे। सेकंडमेंट कहते थे उसको, 12 2 साल के सेकंडमेंट लिए। में। अगर आप हुँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाए बीबीसी आपसे तो 3 साल कर देती थी उसको। और उसके अच्छा, बाद में फिर वो वापस आप जाते थे ऑल राइट। इंडिया रेडियो। तो मैं आया सब उसी सेकंडमेंट पे 2 साल के बाद में उन्होंने उसको 4 साल कर दिया। 4 साल के बाद में फिर बीबीसी ने कहा नहीं भई अगर रुकना चाहते हैं तो आप रुक जाइए, लेकिन मसला ये है कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ऑल इंडिया रेडियो से। वो ये हुँ, ना कहें कि आपने हमारे बंदे को चुरा लिया। तो आप ऐसा राइट। कीजिए वहाँ जाके पहले इस्तीफ़ा वगैरह दे लीजिए, और उसके बाद अच्छा, ये नौकरी आपके लिए है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैं गुड। वापस आया, इस्तीफ़ा दिया, और फिर बीबीसी मैंने बाकायदगी से जॉइन कर ली। एक प्रोड्यूसर की हैसियत से, फिर वहाँ पे सीनियर प्रोड्यूसर वगैरह रहा, फिर हिंदी सर्विस के
बाद फिर 1 साल मुझे ये भी शर्फ हासिल है, मैं बड़े फ़ख्र से बात कहता हूँ कि आमतौर पे ऐसे लोग नहीं रहे जो कि प्रोड्यूसर की हैसियत से हिंदी और उर्दू में काम करें एक साथ। तो मैंने तो हिंदी में काम किया, उसके बाद मुझे सीनियर प्रोड्यूसर की हैसियत से उर्दू सर्विस में भी 1 साल मैंने काम किया और फिर उसके बाद में आई मूव्ड ऑन एंड जॉइन्ड बीबीसी वर्ल्ड टेलीविज़न इन लंदन। माशाल्लाह। तो मैं ये उस कहानी है। दिन उस दिन मैं ये आपका इंटरव्यू देख रहा था शकीन नकी जामी साहब के साथ, तो आई वाज़ सरप्राइज्ड कि उनकी जो हिंदी थी, जो उन्होंने हिंदी इस्तेमाल की है, तो आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू बीबीसी के उसने जो है वो आपको दोनों भाषाओं का निपुण कर दिया। हाँ, इसका तो क्रेडिट देखिए अलीगढ़ को जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो को। अलीगढ़ में तो देखिए मरते-गिरते हर एक को थोड़ी बहुत उर्दू आ जाती है। वो सही उर्दू बात, स्कॉलर नहीं बनता लेकिन उर्दू आ जाती है। जैसे आप हैं, मैं हूँ हमने सही कोई बात, उर्दू पढ़ी नहीं है बाकायदगी से, लेकिन सही बात। हमारे खून में उर्दू जो है वो जज़्ब है, मादरी बिल्कुल सही ज़बान बात, है। तो बिल्कुल वो सही बात। बेइख्तियार हाँ, बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाज़ हैं, जुमले हैं जो आपने अपनी माँ से, नानी से, दादी से, इन लोगों से सुने हैं और वो आ जाते बहुत हैं। सही, तो ये तो बिल्कुल, वो चीज़ रही। हाँ, बिल्कुल। हिंदी मुझे एक तो क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छे ड्रामे जो हैं वो हिंदी में ही लिखे जा रहे थे। उर्दू में तो ड्रामों का मामला ही बहुत ही खस्ता और कमज़ोर रहा है, एक लंबे ओह! अरसे से। और सही, नए ड्रामे वग़ैरह तो ना के बराबर होते हैं। तो हम लोग हिंदी में ड्रामा करते थे तो ज़ाहिर-सी बात है हिंदी। फिर ये भी है कि मुझे थोड़ी हिंदी विरासत में मिली, इसलिए कि हुँ, मैंने हुँ, पहले अर्ज़ किया कि मेरी बड़ी बहन है, वो हिंदी में। अब एक करेक्ट, राज की बात करेक्ट। है, अब क्योंकि मेरी भी उम्र हो गई है, आपकी भी अच्छी खासी हो रही है, अब मेरे पीछे-पीछे आ रहे हैं आप। तो जी। ये है कि मैं जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने कामसूत्र पढ़ लिया था। वात्स्यायन का कामसूत्र जो संस्कृत का बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है और जिसमें दुनिया भर के आसन लिखे हुए हैं और है ये जी, कि मेरी बड़ी बहन पीएचडी कर रही थी संस्कृत नाटकों में नायिका भेद। अच्छा, तो उसमें ये था कि नायिकाओं के भेद होते हैं और नायिकाओं के अलग-अलग नाम होते हैं, हस्तिनी, कामायनी वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये तफ़सीलात जो हैं वो वात्स्यायन के कामसूत्र में तफ़सील से दर्ज हैं और वो बड़ा स्कॉलरली वर्क है। लोग तो जी, उसको दूसरी तरह से ले लेते हैं तफ़रीह में, राइट, राइट, लेकिन वो तो राइट। बहुत बड़े विद्वान का लिखा हुआ काम है। ख़ैर, तो साहब उसकी किताब घर में रखी होती थी, इतनी मोटी-सी उसकी जिल्द थी और संस्कृत में। तो संस्कृत तो ज़ाहिर-सी बात है मैं नहीं समझता था, लेकिन उसमें क्या था कि फुटनोट्स होते थे। मतलब हुँ, इतना सारी किताब संस्कृत में नीचे फुटनोट में हिंदी में वो लिखा होता था कि उसकी समरी क्या है। तो हम हिंदी से ही काम चला लेते थे। तो इस तरह से हिंदी थोड़ी बहुत बेहतर हुई और फिर आखिरी बात ये है कि जहाँ मुझे थोड़ी बहुत और हिंदी सीखने को खास तौर पे बोलने का मौका मिला, वो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में। आकाशवाणी में मैंने काम किया, हिंदी में मैंने काम किया, हिंदी के प्रोग्राम देखता था। तो फिर माशाल्लाह चीज़ें आती चली गईं। माशाल्लाह। परस भाई आपने 2010 में बीबीसी एक्शन 8 के लिए एक सीरीज़ प्रोड्यूस की थी, लाइफ गुलज़ार है। इसके तकरीबन 150 156 टू बी प्रिसाइज़ तकरीबन 20 एफएम स्टेशन से नश्र किए। ये बहुत आपके मकबूल प्रोग्राम्स में से एक था। तो इसका इसका क्या पस मंज़र था? व्हाट वाज़ दिस प्रोग्राम अबाउट? जी। मैं यहाँ बीबीसी वर्ल्ड टेलीविज़न में काम कर चुका था और उसके बाद में फिर मैं थोड़े अरसे के लिए बेरोज़गार था। उसी दौरान मुझे एक ऑफ़र मिला एक प्रोजेक्ट हेड करने का दिल्ली में और वो था जेंडर सेंसिटाइज़ेशन मतलब ये कि जो औरतों की जो बदहाली है और वो क्यों हैं और ख़ास तौर पे उस ज़माने में ये जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसके वाक़यात बहुत हो रहे थे। ख़ास तौर पर पढ़े-लिखे लोगों में हो रहे थे। तो उस पे बीबीसी ने एक पूरी रिसर्च पहले कंडक्ट कराई और बाद में ये पता लगा कि भई इसको रेडियो ड्रामे की शक्ल में करना चाहिए। तो उसका मैं हेड था उस प्रोजेक्ट का और दिल्ली में मैंने किए वो प्रोड्यूस भी किए और वो तकरीबन 20 जो एफएम नेटवर्क्स हैं इंडिया के, वहाँ से वो ब्रॉडकास्ट होती थी सीरीज़ उसका नाम था लाइफ गुलमोहर स्टाइल। लाइव लाइफ गुलमोहर। गुलमोहर स्टाइल ये उसका जी, नाम था। उसमें ये था जी। कि 5 किरदार अपनी डेस्टिनी की तलाश में निकल पड़ते हैं, नौजवान लोग हैं। और फिर वो हुँ, किस तरह से चीज़ें होती हैं और उसमें ये था कि ड्रामा चल रहा है लेकिन बहुत ही सटल ढंग से मैसेज भी आता था और मैसेज हुँ। यही आता था कि लड़कियां और औरतें और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आज के समाज में किस कदर अहम है और किस कदर खूबसूरत है। तो वो बहुत अच्छा तकरीबन 2 साल वो प्रोजेक्ट चला और मुझे इंडिया में रह के एक बात दरअसल क्या था कि मैं जब ऑल इंडिया रेडियो में था तो वहाँ ड्रामा देखने लगा था। ऑल इंडिया रेडियो का ड्रामा भी मैंने कुछ अरसे देखा है और हुँ, हुँ। युवाणी में मैं काम करता था नौजवानों के साथ, तो वो तो पूरा ड्रामा मेरे पास था ही था 5 साल तक।
तो मैं रेडियो ड्रामे में मेरी अच्छी खासी एक्सपर्टीज हो गई थी, यानी कि खुद उसको रिकॉर्ड करना, उसकी मिक्सिंग करना। उस जमाने में मिक्सिंग बहुत ही अजीब चीज होती थी। 3 मशीनें बिल्कुल, होती थी, बिल्कुल, 3 बिल्कुल, मशीनों पे स्पूल टेप लगे होते थे। एक पे सही बात। फाइनल होता था, इस पे स्पोकन वर्ड होता था, तीसरे पे साउंड इफेक्ट्स होते थे, और फिर वो चलाते थे और फिर वो मिक्सिंग करते थे। तो मशीनें जी, निपॉन की होती थी, जापानी मशीनें कुछ उस ज़माने में, बाद में स्टूडर की मशीनें आ गई थी। मशीनें जी, जो थी वो इतनी थक चुकी थी कि चलती नहीं थी, उसकी जो गरारी थी वो सुस्त हो जाती थी। तो आवाज़ जो है, लता की आवाज़ बहुत बार रफ़ी की लगती थी। तो उसको हमें चलाना पड़ता था हाथ से बहुत बार कि स्पीड पकड़ ले वो। तो वो सब अच्छा, मिक्सिंग वगैरह कर कर आए, तो ये मेरा अच्छा खासा तजुर्बा था। तो जब 2010 में मुझे ये काम करने का मौका मिला, तो मैं सीन से कट ऑफ हो चुका था। मैंने बीबीसी हुँ, हिंदी सर्विस में भी ड्रामे किए बहुत सारे, लेकिन इंडिया में क्या हुआ उस ज़माने में मुझे नहीं अंदाज़ा था। मज़ा ये आया कि साहब फिर से मैंने बहुत सारे लोगों को ऑडिशन किया, तकरीबन 200-250 लोगों को ऑडिशन किया, उनमें से फिर हमने एक्टर्स छाँटे, उनको ट्रेन किया और फिर एक नए राइटर्स की टीम बनाई जो हमारे लिए सीरीज़ लिख सकें। उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहने के लिए, जो दानिश इकबाल हैं, जो एमसीआरसी मैस कम्युनिकेशन रिसर्च जी, सेंटर है जामिया में, उसमें प्रोफेसर जी, हैं आजकल। उस जी, ज़माने में वो लिंडी रेडियो में होते थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, उन्होंने बड़ी मदद की। फिर साथ में उन्होंने काफ़ी ड्रामे भी लिखे। सैफ हैदर हैं, ये एनी आपा कुर्रतुलैन हैदर के नेफ्यू हैं, बॉम्बे में रहते हैं, थिएटर भी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ड्रामे लिखे। जी, मीरा रिज़वी हैं, उन्होंने कुछ ड्रामे लिखे। तो इस तरह से वो हुँ, ड्रामे एक पूरी टीम थी लिखती, तो मुझे बहुत मज़ा आया। वो एक बार फिर से मुझे याद ये आ गया कि देखो अलीगढ़ में जो चीज़ शौक में शुरू हुई थी, अब यहाँ है काम की बात आपके लिए भी। जी, शौक में शुरू हुआ था थिएटर और सही फिर वो बात, रोज़गार में बदल गया, फिर वो करेक्ट, एक्सपर्टीज़ में बदल गया और अल्लाह करेक्ट। का शुक्र है आज भी वो चीज़ जारी है। सो वो जो बीबीसी का प्रोजेक्ट था लाइव गुलमोहर स्टाइल, बहुत अच्छा रहा, बड़ा कामयाब रहा। अच्छा परवेज़ भाई आपने इसके अलावा भी जो है वो थिएटर से आप जुड़े रहे हैं, आपने जैसे बताया आपने 2 स्टेज प्लेज़ लिखे थे, एक था सफ़र और ज़हूर का होटल और इसको आपने इंग्लैंड के कई शहरों में स्टेज किया। ये क्या अंग्रेज़ी में थे या उर्दू में थे? और ये क्या कभी ऐसा हुआ कि इंडिया में स्टेज करने का मौका मिला इनको? हाँ साहब, इंडिया में इनको स्टेज करने का मौका नहीं मिला। ये हुँ, ड्रामे जो हैं वो हिंदुस्तानी में थे, उर्दू और हिंदी मिली-जुली दोनों ज़बानों में। और अच्छा, पहला ड्रामा था सफ़र, तो ये तकरीबन सन 2003 की बात है, तब ये स्टेज किया हमने लंदन में एक जगह पे। उसके बाद फिर इतना मकबूल हुआ, फिर लोगों ने कहा हमारे यहाँ भी कीजिए, फिर वेन्यूज़ बदलते रहे। फिर ये मिडलैंड्स में अम, बर्मिंघम में, लेस्टर में, इन जगहों पे स्टेज हुआ और फिर एक बार हमारे पास इन्विटेशन आया इसको स्टेज करने का वहाँ एडिनबरा में, फ्रिंज फेस्टिवल के दौरान, तो वहाँ पे भी ये चीज़ हुई। आखिरी इसकी पेशकश थी, बड़ी अच्छी थी, वो वेस्ट एंड कहलाता है यहाँ लंदन में, बहुत प्रेस्टिजियस जगह है, जहाँ थिएटर होता है। लिंडबरी स्टूडियो है कोवेंट गार्डन में। बहुत अच्छा। शानदार, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे ये स्टेज हुआ और बहुत मज़ा आया। तो मतलब ये हिंदी-उर्दू का ड्रामा था, मैंने लिखा था, मैंने ही इसको डायरेक्ट किया था और उसमें सिर्फ़ जो है 1, 2, 3, 4 लोगों की कास्ट थी। नहीं, 3 लोगों की कास्ट थी और 3 अच्छा, लोगों की कास्ट तकरीबन 2 सवा 2 घंटे का ड्रामा था और ये कहानी थी एक पंजाबी कैरेक्टर है जो दिल्ली से आया है, पटेल नगर से, लेकिन उसके माँ-बाप पाकिस्तान के भेरा सरगोदे के इलाके से दिल्ली में आके बसते हैं, पटेल नगर में रहते हैं, एक छोटे से कमरे में 10-11 लोगों का खानदान रहता है। उसके खिलाफ जो गुस्सा है पाकिस्तानियों के तईं, वो उसके दिल में भरा हुआ है और किसी हद तक वो मुसलमानों के खिलाफ भी निकल के आता है और उसकी जो आप बीती है, वो उसको बयान भी करता है, बात भी करता है, आपको उससे बड़ी हमदर्दी भी होती है, उसके नुक्ते नज़र से बातें भी समझ में आती हैं। तो ये ड्रामा बड़ा मकबूल हुआ और उसके बाद फिर हमने किया ज़हूर का होटल। अब इसमें अलीगढ़ वालों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं ना कि एक आज ऐसी एक जॉनर होती है फ़िल्मों की जिसको कहते हैं ग्रोइंग अप, हुँ? कि ग्रोइंग अप इन द 70s, ग्रोइंग अप इन द 80s, ग्रो तो अब ज़रा हम तो 70 के अशरे की पैदावार हैं, 1970 का जो डेकेड है हमारे लिए बड़ा अहम है और ट्रू, वो बड़ा ज़बरदस्त डेकेड है। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि उस पे एक पॉडकास्ट सीरीज़ करूँ और आपके इस प्रोग्राम पे मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि उसके लिए मैंने ख़ासा काम कर लिया है। कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्डेड हैं, कुछ और काम करना है। वो ग्रेट, सिर्फ़ एक अशरे तक महदूद है। 1970 से 80 तक अलीगढ़ में जो लोग पढ़ रहे थे, उनके साथ में बातचीत कि वो अलीगढ़ कैसा था, ताकि उसको एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं। तारीख में भी ये बात मानी जी, जाती है कि उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए।
वो सब मैं बिल्कुल। रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो बहरहाल वो मेरे ज़हन में बसा हुआ था, तो मैंने उसको पस मंज़र मान के एक ड्रामा लिखा, उसका नाम था ज़हूर का होटल। ये मैं ऊपरकोट अलीगढ़ में रहता था। वहाँ पे एक छोटा-सा ढाबा होता था, उसके मालिक भी ज़हूरी होते थे, जो चलाते थे। अच्छा, उसमें रिक्शे अच्छा। वाले, मज़दूर और ज़नख़े और आस-पास और दलाल मदार गेट के ये सब, और उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वहाँ जाके चाय पीते थे। फिर उसके बाद में बड़े-बड़े आलिम भी वहाँ बैठते थे, उस वक़्त के शायर वहाँ बैठते थे। एक शबाब वीकली निकलता था, हमारे दोस्त हैं साजिद रज़ा खान साहब, उनके दादा वो निकालते थे, उनका वो अड्डा था, वहीं पे वो किताबत करते थे और लिखते थे बहुत सारी चीज़ें। तो ये अजीबो-गरीब चीज़ थी ये ज़हूर का होटल। तो अच्छा। उसको मैंने पस मंज़र मान के और उसपे एक पूरा ड्रामा तैयार कर लिया 2 सवा 2 घंटे का। अब इसमें 25 से 30 लोगों की कास्ट थी। इसलिए कि हुँ। इसमें म्यूज़िक भी था और डांस भी था, कोरियोग्राफ़ी थी, और ये अ, पार्टली डेडिकेशन था अमीन सयानी साहब को। क्योंकि अमीन सयानी साहब का प्रोग्राम आता था बिना का गीतमाला, भाइयों और क्या बात बहनों, और ये साहब है! पूरा अलीगढ़ थम जाता था, रुक जाता था। मेरे ख्याल से और पूरा वो जो हाँ, और हिंदुस्तान रुक जो जाता था, वो बहनों-भाइयों जब से चला आ रहा है और उसका कोई तोड़ हाँ। अभी तक आया नहीं। और वो सब हाँ, और वो ज़हूर का होटल पे वो जब रेडियो पे प्रोग्राम सुना जाता था, तो वो एक ज़बरदस्त मंज़र होता था। तो उस जी। बहाने मैंने अलीगढ़ की मंज़रकशी की है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी आती है उसमें थोड़ी बहुत, और उस ज़माने में जो फ़िरक़ा वाराना फ़सादात होते थे, हिंदू हुँ। मुसलमानों के, वो उनका भी ख़ासा ज़िक्र आता है। और साथ में ये भी उसमें एक बातचीत निकलती है कि किस तरह से अलीगढ़ में अ, दोनों कौमें साथ बेइंतहा रहती भी आई हैं और साथ ही साथ एक-दूसरे से उलझती भी आई हैं। तो हुँ। ज़हूर का होटल हमने किया यहाँ पे बड़ा मज़ा रहा उसमें, गाने-वाने उसमें क्या होता है कि जब अमीन सानी साहब का प्रोग्राम आता है रेडियो पे, तो स्टेज पे तो करना था, तो रेडियो पे आवाज़ आती है भाइयों-बहनों, तो मैंने अमीन सानी साहब से दरख्वास्त की। वो थोड़े दोस्त बन गए थे मेरे, हमसे तो बहुत सीनियर, है ना? हम तो सही। उनको सुन-सुन के बड़े हुए। तो तो उन्होंने सब उसके लिए स्पेशल मेरे लिए वो पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया अपनी आवाज़ में। क्या बात! कि क्या बात! उन्होंने हमने उनको ब्रीफ ये दी कि अमीन साहब अज़्यूम करिए कि आप 1970 में हैं, है ना? कि उस डेकेड में हैं और वो प्रोग्राम कर रहा है गाने, तो और अज़्यूम करिए कि अभी वो जो फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसमें ये गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आराधना। आई रुत हाँ, आराधना। तो हुँ। वो तो उस तरह से वो होता, तो उसमें जैसे क्या है कि जब उनका आता है और भाइयों-बहनों ये गाना पहुँच गया है छठी पायदान पे, तो एकदम से क्या होता है बर्स्ट होता है स्टेज पे, और लड़के-लड़कियाँ गाने हुए आते हैं मेरे सपनों की रानी, और उसमें पूरे बाकायदगी से 8-10 लोग साथ में डांस भी कर रहे हैं। और वो लाइट्स ऑरा का पूरा खेल होता है और आप उस ऑरा में पहुँच जाते हैं हुँ। बिना का हुँ। गीतमाला के, और वो चीज़ें होती हैं राइट। और फिर वो अचानक धीरे-धीरे करके गाना खत्म होता है, सारे किरदार चले जाते हैं। सिर्फ़ हुँ। ज़हूर बैठे हुए हैं और उनकी चाय की केतली रखी हुई है, नीचे अंगारे दहक रहे हैं और फिर दूसरी बातें शुरू हो जाती हैं। तो वो मुझे बड़ा अज़ीज़ है ड्रामा, इसलिए कि उसमें अलीगढ़ का बहुत ज़िक्र है। अलीगढ़ की हर चीज़ का ज़िक्र है उसमें। परेश भाई, ये इतना इंटरेस्टिंग आपने ये बताया है। अच्छा, मैंने ऑफ लेट ये देखा है कि जो जीईसी है अब कन्वर्ट हो गया है सीईसी में, कल्चरल एजुकेशन सेंटर, और इस वक्त इट इज़ बीइंग हेडेड बाय वन डॉक्टर एफएस शिरानी। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, और इन्होंने उसमें बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां, जो बीच में एक बड़ा स्टैग्नेंस था वहाँ पे, तो अब बहुत पॉजिटिव चेंजेस उसमें आए हैं। तो थिंक अबाउट इट कि अगर आप इसकी फ्रेंचाइजी या इसकी स्क्रिप्ट अगर आप दें, ये प्ले जो है वो यकीनी तौर के ऊपर वहाँ पे अगर कैनेडी हॉल में स्टेज किया जाएगा, तो आई एम श्योर इट्स गोना बी सुपर हिट। मेरे हिसाब ज़रा उम्र रफ़्ता को आवाज़ देना, और हमेशा यही नहीं कि वो कोई अच्छा ही नॉस्टैल्जिया निकल के आए। आपकी बात से तो मुझे बहुत ही नाइटमेयर याद आ गया, खौफ़नाक तरीन ख्वाब जो कोई देख सकता है, अलीगढ़ में इस तरह के ड्रामा स्टेज करने का। अच्छा, अच्छा। अलीगढ़ की अच्छी-अच्छी बातें हम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छी बुरी क्या होती है, एक हक़ाइक़ भी होते हैं, कुछ फैक्ट्स भी होते हैं, उनको भी सामने रखना होता है। हर चीज़ तो को हम ये नहीं होता कि लिपा-पोती करके छिपा दें। हाँ, नहीं, सही बात, सही बात। अलीगढ़ में अलीगढ़ में एक दौर ये भी रहा कि सब लड़कियां हम लोग स्टेज पे उनको लेके आए, और न सिर्फ लेके आए, फिर एक ज़माने में लड़कियों ने इतना ज़बरदस्त खुद काम किया आगे बढ़ के कि हम उनके पीछे-पीछे चले। और उसमें सबा नाहिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब की सेक्रेटरी बनती हैं, सोचिए। जी हाँ। कहाँ जी तारीख, हाँ। कहाँ तो लड़कियाँ नहीं आती थी स्टेज पे सही। पोस्ट ग्रेजुएशन सही। के लेवल पे।
अंडर बिल्कुल, ग्रेजुएशन के लेवल पे लड़कियां हमेशा से ड्रामा श्रामा सब करती थी, विमेंस कॉलेज तक महदूद था मामला। लेकिन करेक्ट। वो हमारे ज़माने में हमारी दोस्तों की कोशिशों से वो लड़कियां स्टेज पे आनी शुरू हुईं और और वो सेक्रेटरी बनी। लेकिन ये कि उसके बाद में फिर मैं अलीगढ़ छोड़ के चला गया और फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली में भी मैंने अपना थिएटर ग्रुप कायम कर लिया था, बावजूद इसके कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ में आ गए थे उस ज़माने में। तो हमने एक ड्रामा स्टेज किया दिल्ली में, जो यहाँ श्री राम सेंटर पे हुआ और और भी जगहों पे हुआ। उसका नाम था शांतता कोर्ट चालू है, मराठी का ड्रामा है, जी, विजय जी। तेंदुलकर का और उसका हिंदी अनुवाद तर्जुमा है, खामोश अदालत जारी है। वो ड्रामा तैयार किया। अब मेरे ख्याल ओके। से सलीम शाह उस ज़माने में ड्रामा क्लब के सेक्रेटरी हो गए। अभी आपका दौर आ जाता है। जी, जी, है ना 1990s का जी, नहीं, नहीं जी। लेट 1980s का। 80s, मेरे ख्याल से 80s। 1984 और सलीम की शाह बात है। हमसे सीनियर थे। हमारे आपसे उनके सीनियर। जी, जी, हुँ। तो ख़ैर वो जी। फिर अलीगढ़ से इन्विटेशन वो कहते हैं परवेज़ भाई आपको तो लेके आना है, ड्रामा तो करना है। अब हमें क्या पता अलीगढ़ कितना बदल गया। हम तो कर लेते थे लड़कियों के साथ में ड्रामा। ख़ैर हुँ, बहरहाल अब ये मिक्स्ड कास्ट हम यहाँ से लेके पहुँचे दिल्ली से कैनेडी हॉल में। आपको पता है तकरीबन 2 ढाई हज़ार लोग ज़रा सी देर में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। सही ड्रामा बात। शुरू हुआ। अरे साहब पहले मतलब ड्रामा तो 10 सेकंड ही हुए हैं, 20 सेकंड शुरू हुए, लोगों ने सीटियाँ ये वो बजानी बिला वजह की। और ख़ास तौर पे जब वो लड़की स्टेज पे आती है तो फिर बावले हो गए बिल्कुल ही। और ऐसी बेहुदा बातें, दुनिया भर की बातें। ख़ैर बहरहाल वो चल नहीं पाया और मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में आके मैंने कहा कि साहब ये लानत है आपके इस किरदार पे और क्या यही आपका इस्लामी वक़ार है? वग़ैरह-वग़ैरह 2-4 मैंने जुमले इस तरह के बोल दिए। अब वो उस वक़्त तो लोगों को महसूस नहीं हुआ लेकिन ये कि 2 मिनट के बाद में फिर उन्होंने मारो, मारो, मारो की सदाएँ बुलंद हुई फ़ज़ा में और पूरा कैनेडी हॉल में 2500 लोगों का कोरस करा मारो, उतारो, पीटो और उसके बाद में फिर सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि कोई दर्जनों की तादाद में लड़के स्टेज पे आ गए। उन्होंने किसी ने मेरे बाल पकड़े, किसी ने मेरा चश्मा तोड़ा, किसी ने 2 लातें जड़ी, किसी ने 2 मुक्के मारे और मतलब बहुत इस हंगामे के दौरान कुछ दोस्त पुराने आ गए थे सीनियर उन्होंने किसी तरह से बचा के हम सब लोगों को ग्रीन रूम में बंद कर दिया। मेरे साथ हैं, अरे मैं तो अलीगढ़ वाला हूँ, मुझे तो कोई बात नहीं थी, हम तो जूते खा के और जूते मार के बड़े होते हैं ना अलीगढ़ में, जी। लड़के मर के बढ़ के तो आदत थी। लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ ये थी कि मेरे साथ में दिल्ली के लड़के-लड़कियाँ हैं और मैं करेक्ट। इनको ये कह के लाया हूँ कि भाई ये अलीगढ़ देखिए क्या चीज़ है, जब 2500 लोग मिलके ताली बजाते हैं, कमाल का माहौल होता है। खैर बहरहाल, तो उस ज़माने में जो भी माहौल था ये उसमें ये था कि फ़ौरन पुलिस बुलाई गई, एसएसपी वहाँ पे पहुँच गए और चारों तरफ से इसलिए कि फायरिंग भी हो गई थी। अब जब हुँ, फायरिंग हो जाए तो फिर मामला बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो पुलिस की गाड़ियों में हमको बंद करके स्टेशन पे लाके पुलिस ने छोड़ दिया और जब तक हमें दिल्ली की ट्रेन नहीं मिली, पुलिस हमारे साथ में प्रोटेक्शन के लिए रही कि कहीं ऐसा ना हो। क्यों अच्छा अलीगढ़ में खबरें बड़ी दिलचस्प होती हैं। अरे साहब लड़कों का झुंड आ रहा है, चल पड़ा है। सही बात, सही स्टेशन आ बात, रहा है सही स्टेशन बात। आ रहा है, डंडे लेके आ रहे हैं, फायरिंग करने आ हुँ, रहे हैं। तो सही बहरहाल बात। जब दिल्ली पहुँचे हैं तब जान में जान आई। तो ये अलीगढ़ का वो भी किस्सा है, तो आपने जब ये कहा कि इसको लेके अलीगढ़ जाइए, तो नहीं, मुजीब नहीं, साहब आपको पता नहीं कि नहीं अलीगढ़ में इस परवेज़ वक़्त क्या भाई, माहौल है, नहीं, क्या होगा? मुश्तरका मुश्तरका तजुर्बा है आपका ये इवेंट जब का है तो कट एंड कम्स 1989 और 90 कहकशां एक हुआ था यूथ फेस्टिवल हमारे हुँ, यहाँ सैमसन डेविड हुआ करते थे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट और एम ए अलवी साहब कोऑर्डिनेटर थे जीसी के तो नॉर्थ जोन इंटरवर्सिटी यूथ फेस्टिवल यहाँ हुआ था एंड वी वेंट थ्रू सेम ऑर्डियल विच यू वेंट थ्रू हमारे हुँ। वो माइक के जो डंडे होते हैं ना उससे सुताई हुई है माइक तो उससे मारा अरे भाई ये तो बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं कि दोनों तरफ मतलब हम और आप एक ही कश्ती में सवार आग हैं, अब तो सुनने वाले को यकीन हो जाएगा। आप यकीन जानिए कि वो जो ऊपर स्टेयर केस है ना कोने में हाँ, हाँ, हाँ। दोनों साइड में जहां से वो लाइट्स वगैरह वो डाली जाती है कैनेडी हॉल में तो वहां पे चढ़कर और पर्दे वर्दे ऊपर डालकर जो है पनाह लेनी पड़ी 2 ढाई घंटे तक वहां तांडव चलता रहा this is unfortunate Paras bhai because Aligarh has never been able to define its cultural strategy एक मतलब छोटे सा किस्सा मुझे मैं सुन लीजिए, मैं ऐसा था कि अभी पिछले बहुत अरसे बाद जैसे कहते हैं ना खोए हुए हमारे सीनियर साथी अ, जी अफरोज ताज मेरे हाथ लग गए। तो मेरी उनसे बात भी हुई फ़ोन पे। अमेरिका में प्रोफ़ेसर हैं, पढ़ाते हैं और वहाँ पे आज भी रेडियो वगैरह करते हैं। अच्छा जी ये जी अफरोज ताज वो हैं जिन्होंने वो लिखा था ए अलीगढ़ रूहे सैयद जी जी एक जी 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 बाकायदे से नगमा है जो अलीगढ़ में गाया जाता था। जी जी तो जी अफरोज ताज
खैर अफरोज साहब का किस्सा आंखों देखा, जो मैंने उनको याद दिलाया तो वो भी हंसते हंसते पागल हो गए। अलीगढ़ है क्या, ये समझ में आ जी, जाता उससे। जी। अली अफरोज ने अपने यहाँ वो दिल्ली आ गए थे जेएनयू में, और एक उस जमाने की बहुत मशहूर एक गाने वाली थी, उन्होंने बहुत अच्छी गजलें गा रही थी। उन्होंने कहा यार, मैंने कहा अलीगढ़ में नहीं गाया ना महफिल में 2,500 लोगों के बीच में, तो कुछ उसका कुछ तुमने देखा ही नहीं। वो असगर वजाहत का ड्रामा है, लाहौर नहीं देखा कुछ नहीं देखा, है ना? कुछ नहीं तो देखा, अगर आपने बिल्कुल सही। अलीगढ़ में वो मंजर नहीं देखा कि कैसे जबरदस्त म्यूजिक होता है, ड्रामा होता है, तो खैर उन्होंने कहा चलो चलो, पूरा ऑर्केस्ट्रा सब आया। और वो मेरे ख्याल से पॉलिटेक्निक जो है उसके बाहर बहुत बड़ा पंडाल वगैरह बनाया गया उसके ड्रामा को करने के लिए। वो ड्रामा अच्छा, शुरू हुआ, और उसमें ये था कि उस जमाने में अलीगढ़ में 2 गैंग्स थे स्टूडेंट, उनमें आपस में कुछ चक्कर चल रहा था। तो उसके हमेशा ड्रामे रहा। से कोई ताल्लुक नहीं था। और वो आजमगढ़ जब हाँ, जब वो गाना उन्होंने शुरू किया, और उसके बाद में साहब वो जो जूतम पैदाइश शुरू हो गई, लड़के आपस में लड़ पड़े एक दूसरे पे, और फिर वो कट्टे भी चलने लगे और फायरिंग भी शुरू हो गई कहीं न कहीं पीछे से कोने में। अब वो मंज़र बताते हैं अफरोज़ साहब कि वो जो दिल्ली से सिंगर अपने साथ में ले गए थे, वो उनका हाथ पकड़ के मेज़ के नीचे छिपे हुए हैं। और वो ये कह रहे हैं तुमने तो कुछ और कहा था कि यहाँ पे ये होता है। तो वहाँ पे ये भी होता है। ये भी होता है, ये बहुत होता हाँ। है। और जैसा आपने कहा ना कि हम लोग उसको बड़े हाइप क्रिएट करके और लेके जाते हैं, लोगों को बड़ा पैम्पर करके लेके जाते हैं, और वहाँ जब एंटी क्लाइमेक्स होता है तो बड़ा दिल टूटता है। मुझे हुँ। कई बार इस चीज़ का कई चीज़ का तजुर्बा है। एक हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान के सिंगर हैं अली हैदर साहब, उनका एक प्रोग्राम हमने कराया था वहाँ 90s में। तो वहाँ के ऊपर भी सेम यही हुआ था कि वो एक तंजीम है, थोड़ी-सी ऑर्थोडॉक्स तंजीम, तो वहाँ पे सेम चीज़ हो रही थी कि साहब 2,500 का मॉब जमा हो गया है, और यहाँ पे हम केनेडी हॉल में उनकी लाइव परफॉर्मेंस चल रही है, तो एक टेंशन बुरी तरीके से जो है वो। खैर बहरहाल परवेज़ भाई, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कल्चरल सीन से एक आपकी जर्नलिस्टिक उसके ऊपर एक पूछता हूँ, आपने कोई वॉर कवर की है क्या? अरे भाई बहुत किए हैं, मतलब यूँ समझ लीजिए कि, और एक में तो ऐसा है जिसमें आप भी किरदार हैं। मेरे ख़्याल से आप तब तक पहुँचे नहीं थे, और ये बात है 2 अगस्त की। हुँ? अच्छा, अ, 1992 की? नहीं, 1990 में 19 2 अगस्त 1990। को सद्दाम हाँ। हुसैन कुवैत पे हमला करते हैं, जी, 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 जी। और वो तकरीबन 7 महीने इराक का ऑक्यूपेशन रहता है कुवैत पे। पौने 2 लाख हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे थे, आस-पास में काम कर रहे थे, उन सबको निकाला जाता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मैसिव, जिसमें तकरीबन 500 फ्लाइट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी, उन लोगों को वहाँ से निकाला गया था इसलिए कि सद्दाम हुसैन का हमला हो चुका था। हुँ, फ़िल्म बनी थी ना और उसके ऊपर, एयरलिफ्ट। कुवैत में हैं? एयरलिफ्ट एक फ़िल्म बनी थी अक्षय कुमार की उसके ऊपर, बहुत हाँ, हाँ, बहुत हाँ, हाँ। कामयाब फ़िल्म हाँ, थी। वो भी बनी है, वो तो मैंने जी, फ़िल्म नहीं देखी। जी। तो ये 2 अगस्त 1990 का मामला है, तो उसके बाद फिर मैं वहाँ गया था तकरीबन कुछ ये 2 महीने बाद उस पूरे रीजन में। और अच्छा। ये था कि जंग के बादल छाए हुए थे, वो बाकायदगी से हमला नहीं हुआ था अमेरिकन एलाइड फोर्सेस का, लेकिन ये था कि हुँ, अब होने वाला है, अब होने वाला है। तो फिर मैं हुँ। उस ज़माने में मैं गया जॉर्डन, अम्मान, अम्मान से फिर मैं अल रशीद बॉर्डर तक गया, इसलिए कि वहाँ से बहुत सारे हिंदुस्तानी जो भाग रहे थे बेचारे, जी, वो जी। इधर की तरफ आ रहे थे अम्मान की तरफ, जो कुवैत करेक्ट। में बदहाली हुई थी। जी, और फिर वो तरह-तरह फिर वहाँ से फिर मैं बाय रोड गया यरूशलेम। इसलिए कि वहाँ पे एक वाक़या हो गया था, फ़लस्तीनी मारे गए थे। कहते हैं 24, लेकिन दर्ज है कि तकरीबन 17 फ़लस्तीनी माउंट किलिंग कहलाते हैं वो, जो वाक़या है पूरा। ये टेंपल माउंट किलिंग, क्योंकि वो एक हाँ, जगह है, टेंपल माउंट है जहाँ पे जी, जी, मस्जिद जी, अक़सा है, जी, और जी, कुब्बे अस्सक़्र है जिसको गोल्डन डोम कहते हैं। करेक्ट। तो साहब मैं गया वहाँ से, मैंने वहाँ से भी रिपोर्टिंग की तकरीबन 2-3 दिन यरूशलेम से और अम्मान से, अल रशीद बॉर्डर से, और उसके बाद में फिर मैं यूएई गया इसलिए कि बहुत सारे लोग वहाँ पे परेशान थे। और हुँ, वहाँ हमारी लिसनिंग बहुत होती थी, बीबीसी हिंदी सर्विस को बहुत ज़्यादा लोग सुनते थे, और वहाँ जी, से भी रिपोर्टिंग की। तो मैंने वो तो देखा वाक़या। उसके बाद में फिर एक और बहुत बड़ा जो इवेंट था वो मैंने कवर किया, बर्लिन वॉल। अम, अच्छा। जो बर्लिन की दीवार गिरती है, ये 1989 का वाक़या है, 7 नवंबर को ये होता है। उसके फिर 1-2 माह बाद फिर मैं वहाँ जाता हूँ, इसलिए कि वहाँ पहले मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं, उनको कवर करने के लिए। फिर वहीं से फिर मैं प्राग भी जाता हूँ, वहाँ पे भी इलेक्शंस हो रहे थे, बुदापेस्ट में हो रहे थे। तो ये पूरी एक नई दुनिया खुल रही थी। कहते हैं ना, सोवियत यूनियन टूट रहा था, राइट। नई दुनिया बन रही थी, नए इलेक्शंस हो रहे थे। ईस्ट जी, ब्लॉक जो है दुनिया का, वो एक अलग तरह से सोचने लगा था। तो वो भी जी, मेरे लिए एक
काफी एक अहम रिपोर्टिंग का मामला था। लेकिन वापस आ जाते हैं गल्फ में, आप तो वहां बाद में पहुंची। मैं 98 में पहुंचा, सेकंड बारी वॉर मैंने देखी है। जब हाँ। जब दोबारा उसके ऊपर जब डिपोज किया गया सद्दाम हुसैन को, तो वो वाली वॉर हमने यहाँ पे देखी है, यहीं बहुत बाकायदगी से, जब स्कड मिसाइल वगैरह का हमला होता था। जी। हाँ, तो आपने परेश भाई बड़े बड़े दिग्गजों के इंटरव्यू करे हैं, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर और बेनजीर भुट्टो, और सेलिब्रिटी लता मंगेशकर और पंडित रविशंकर। कोई दिलचस्प वाकया आपको अगर याद आता हो? इस सब के बहुत दिलचस्प वाकयात हैं। हर एक के बारे में अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं तो घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन इख्तिसार जी से काम लूँगा। इसलिए जी कि देखिए, लता मंगेशकर का इंटरव्यू बहुत अहम था मेरे लिए, इसलिए कि उस ज़माने में 1990 के तकरीबन दौर की बात है। लता जी बात ज़्यादा नहीं करती थीं, इंटरव्यूज़ भी नहीं देती थीं, तो उनको किसी तरह से हमने कन्विंस किया और फिर यहाँ एक फ्लैट में रहती थीं, उनका अपना फ्लैट भी कहा जा सकता है किसी हद तक। तो लॉर्ड्स का मैदान नज़र आता था उनके फ्लैट से और अच्छा। वो इंटरव्यू के लिए आई। उन्होंने तकरीबन आधा दिन मेरे साथ में वहाँ गुज़ारा और बड़ी प्यारी बातें रही उनसे, बहुत ही इनफॉर्मल। उनको लाना हुआ, उनको छोड़ना हुआ, तो क्या होता है कि एक अलीगढ़ में जो लड़का होता है नौजवान, वो वैसा एक्साइटमेंट मेरा अल्लाह का शुक्र है आज भी कायम है। जब मैं हाँ, किसी भी अच्छे शख्स से मिलता हूँ, बड़े शख्स से मिलता हूँ, अहम आदमी से मिलता हूँ, और बड़े का मतलब ये नहीं कि वो कोई पॉपुलैरिटी में हो, लेकिन उसका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, वो म्यूज़िक में, डांस में, उसमें, तो मैं बिल्कुल बिश-विश जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कि हमें लगता है हमने भी कभी थोड़ा बहुत इस तरह का काम किया था आर्टिस्टिक, ये देखिए इसने क्या मकाम हासिल किया है। तो वो जब आर्टिस्ट को वो चीज़ मिलती है तो वो भी रेसिप्रोकेट करता है, मेरा ये तजुर्बा ये है। वो बड़ा खुश होता है, हम जैसे लोगों से मिलके कि यार ये तो बिल्कुल मेरे हुक्का उठाने वाले लोग हैं। और फिर वो सही। देखता है नहीं अच्छे प्रोड्यूसर हैं, ये भी मशहूर हैं, लेकिन ये तो मतलब मेरे सामने बेचे-बेचे जा रहे हैं। तो ये जी जो हुआ मेरे साथ में, लता जी के साथ में हुआ, पंडित रविशंकर के साथ में जो उनसे मुझे मोहब्बत मिली, फिर मेहदी हसन साहब के साथ, फिर गुलाम अली साहब के साथ, इन सब का बड़ी तफ़सीली आबिदा परवीन के साथ में। तो जैसे क्या है कि लता जी ने तो बहुत ऐसी बातें सुनाई ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड में जैसे मैंने उनसे ये भी दरियाफ्त किया कि एक ज़माने में आपने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ में गाने ही बंद कर दिए थे। मैंने उनको जी। कहा कि देखिए, आप पता नहीं आप वाकिफ़ हैं इस बात से, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ये मानता है कि अगर जो डुएट्स 2 गाने मशहूर हैं वो लता और रफ़ी के हैं। सही बाकी बात। ठीक है, आपने बहुत लोगों के साथ में गाया है, लेकिन अल्टीमेट जो जोड़ी है, आप मानती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, तस्लीम करती हूँ, ये बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छे हमारे डुएट्स हैं, बिल्कुल। मैंने फिर क्या मतलब है कि आप नहीं गाती हैं? फिर उन्होंने बताया एक दरअसल क्या था कि रॉयल्टी का मामला था, जिसमें रफ़ी साहब जो थे वो उनका कोई स्टैंड नहीं था उस मामले पे। अच्छा ये बात सही है कि रफ़ी साहब ये था कि कोई उनको ₹20 दे गया गाने के, उन्होंने वो भी ले लिए, 500 दे गया, सही। उन्होंने वो भी ले लिए। पीछे सही। आगे-पीछे उनका कुछ नहीं होता था। सही। रॉयल्टी वगैरह के मामले पे खामोश, सब वो दूसरी तरह के ज़रा सूफ़ी किस्म के इंसान थे। सही तो बात। इन लोगों का कुछ और कहना था कि भई हमको ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। तो इस बात हुँ। पे तकरार हुई, हम गाना बंद कर दिया। और अच्छा। फिर उसके बाद वो जो गाना मेरे ख़्याल से वो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, बागों में बहार है, तुमको मुझसे प्यार है, ना, 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 ना। जी, वो जी। फिर वो उस दौरान की बात है, तो वो उनकी आँखें चमक उठती थीं, आँखों में उनके पानी भर आता था उस ज़माने को याद करते हुए। हुँ। ऐसी-ऐसी बातें उन्होंने उस ज़माने की सुनाई, तो मुझे बहुत तो अच्छा पूरा लगा। इसी तरह किताब से का मौज़ू है परेश भाई, आपके पास तो हाँ, इतना मटेरियल है कि मेरे ख़्याल से एक पूरा एक एक मैं छोटा-सा दिमाग। और बताऊँगा, जैसे कि वो उसमें मेहदी हसन खान साहब ने बड़े दिलचस्प से सुनाए। बोले, "मियाँ मैं क्या बताऊँ, मैंने तो ऐसे-ऐसे गाने भी गाए हैं, मैं अब बताना नहीं चाहता।" मैंने बताए दें खान साहब, ऐसी की भी क्या बात है। बोले, जी। "मैंने ऐसे भी गाना गाया, बर्तन भांडे कले करा लो।" बोले, "ये गाना मैंने गाया।" और बोले, "कमबख्त मुझे अफ़सोस इस बात का बड़ा मकबूल हो गया कि बर्तन भांडे कले करा लो।" अब ये मेहदी हसन साहब सोचिए, रंजिश ही सही क्या इस तरह बात! एक तरफ गा रहे हैं। दूसरी तरफ फिर मैंने कहा, "ज़रा गा के सुनाइए कैसे है?" तो ख़ैर वो उन्होंने उसका ज़िक्र भी किया। इसी तरह से पंडित रविशंकर साहब इतने जज़्बाती हुए, बहुत खुश हुए, उन्होंने अपनी बेटी की बातें की जो उस वक़्त छोटी थी, अनुष्का। जी। और फिर उसके बाद में उनका एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था रॉयल फेस्टिवल हॉल में यहाँ पे लंदन में। और यूँ समझिए उसका टिकट भी मेरे ख़्याल से 50, 60, 70 पाउंड का होता होगा। लेकिन साहब उन्होंने पूछा, "वो कॉन्सर्ट है मेरा, आओगे?" वही पंडित जी ने की पूछ-पूछ, "क्यों नहीं आऊँगा?" "ठीक है, मैं तुम्हें भेजता हूँ कुछ।" अच्छा उनके टिकट आ गए मेरे पास में। और टिकट बड़ी भी बात। ऐसे थे कि मतलब हैरान था कि मैं जो फ्रंट रो पे
यहाँ जहाँ सब लोग बैठे थे वहाँ का टिकट पंडित जी ने मुझे, अच्छा मैं अपनी औकात देखते हुए जैसे ही मैं दाखिल हुआ हॉल में, तो मैं सबसे पीछे अपनी कोई सीट तलाश कर रहा था कि कहीं सही बालकनी में कहीं पीछे होगा, मतलब अभी इसलिए कि फ्री का टिकट है, जो भी है सही जी ओबलाइज करने के लिए दिया है पंडित जी ने, पर वो भी बहुत बड़ी बात थी उस वक़्त, उसका भी टिकट नहीं मिलता था, हाउसफुल होते थे। तो करेक्ट पीछे से अशर ने कहा, नहीं-नहीं आगे, 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 आगे नहीं, पहली रो में पहुँच गया। यहाँ मैं नर्वस हो गया एकदम से, ये क्या मतलब, सही ये तो बात गलत कहीं फेक तो नहीं है कुछ चक्कर। सही बात तो सही बात देखा तो वहाँ बिठा दिया और उसके बराबर में एक साहब आए, तो मैंने मुझे पता भी नहीं था, मैंने दोस्त से पूछा, मैंने ये कौन है? उन्होंने कहा जॉर्ज हैरिसन है, बीटल्स फेम, जो बराबर में बैठे। जॉर्ज हैरिसन के बराबर में आप बैठे थे। हाँ, तो ये पंडित क्या बात रविशंकर की मोहब्बत है कि ये क्या वो बात लोग हैं, वो कैसे नवाज़ते थे अपने, क्या बात है ना, उन लोगों को जो उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह की सही मोहब्बतें बहुत मिली हैं, ऐसी ख़ास तौर पे आर्टिस्टिक कम्युनिटी से। और मैं जी बहुत से लोगों से एक ही बात कहूँगा कि इसलिए कि मैंने म्यूज़िक वालों के साथ, ड्रामे वालों के साथ जब काम किया है, यार इनको आप 2 पैसे मत दीजिए, कम दे दीजिए, लेकिन इनको इज़्ज़त दे दीजिए। वो करेक्ट बड़े खुश होते हैं और इज़्ज़त इनको जेन्युइन मिलनी चाहिए, है ना? करेक्ट बहुत खुश होते हैं और आपको जो याद करेंगे हमेशा वो। रियल आर्टिस्ट होता है वो आई डोंट थिंक के उसके लिए रुपए पैसे मायने रखते हैं उसके लिए जो उसकी आर्ट का एक्नॉलेजमेंट है आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट रिवॉर्ड ये ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अच्छा परेश भाई आप अभी रिसेंटली तकरीबन 5 साल तक एपीजे यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के डीन रहे और फिर आप वाइंड अप करके वापस लंदन चले गए और वहाँ से आपने एक सिने इंक जो है वो स्टार्ट किया है तो ये अचानक से आपका डिसीजन कैसे रहा वापस जाने का एंड व्हाट इज दिस सिने इंक अबाउट देखिए ये सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं इंडिया चला गया कुछ अरसे के लिए, और ये तकरीबन 2012 से लेके 2017 तक का मामला है, जिसमें वहाँ एक एपीजे सत्तर यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्होंने कहा हमारा एक जर्नलिज्म जो स्कूल है उसको संभाल लीजिए। तो मैं उसका डीन बन गया, प्रोफेसर हो गया वहाँ पे, और वो हमने उसको बाकायदगी से एस्टैब्लिश किया। स्टूडियो बना रेडियो का, टीवी का, वहाँ से हमने अपना रेडियो स्टेशन चलाया। वो तो जो शौक जहाँ से ले गए थे वो वहाँ जारी रखने थे, और 5 साल तक वहाँ पे पढ़ाई की। मुझे अच्छा लगा। मतलब पहली बार ज़िंदगी में वो शख्स जिसको लिखने पढ़ने से घबराहट थी जो कोई जिसकी अटेंडेंस हमेशा शॉर्ट होती थी, तो वो वहाँ डीन बना हुआ बैठा हुआ है। कभी-कभी मुझे लगता था मुझसे बड़ा कौन फ्रॉड होगा, बताइए कहाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ब मज़ा बहुत आया, इसलिए कि यंगस्टर्स को सिखाना और उनके साथ काम कराना। तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने नौजवान लोगों के साथ इतने अच्छी चीज़ें कराई उनको, और उन्होंने सीखी, वो ख़ास बात ये थी, तो वो हुआ। फिर जब ये सब सीख लिया तो एक मोनोटनी आने लगती है कहीं न कहीं। अब मतलब ये हो गया, अब ये लिखना-पढ़ाना सारी चीज़ें, तो क्या मतलब गुड़गाँव में तो नहीं निकलेगी ज़िंदगी। और फिर ये कटिंग एज हो रहा था इधर, नई चीज़ें आ रही थी डिजिटल मीडिया में। वो फिर मैंने सनिंक आके एस्टेब्लिश किया 2017 लंदन में वापस आके, और लंदन में तो मेरा घर है, यहीं रहता हूँ। बीच-बीच में दिल इंडिया जाना हुआ है पिछले 30 साल में, है ना? कभी 1 साल के लिए, कभी कुछ 6 महीने के लिए, ऐसा मामला रहा। जी और सनिंक पहले हम टेलीविज़न के रिव्यूज़ करते थे, टॉक द टॉक स्टाइल में लोगों के साथ बैठ के, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। और अब गुज़िश्ता कह सकते हैं कि 7-8 महीने से अ, हम ऑडियो पे फ़ोकस करते हैं। पॉडकास्ट सीरीज़ बन रही हैं बहुत सारी, और ये पॉडकास्ट सीरीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू, हिंदी में अगर आप किसी को भी कोई शौक है ज़रा-सा भी पॉडकास्ट सुनने का, ऑडियो का प्रोग्राम सुनने का, मुझे लगता है कि शायद जो भी दुनिया के बेस्ट पॉडकास्ट हैं वो उनमें हम भी शामिल हैं। और लोग बिल्कुल भी जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें हम भी शामिल हैं, बेंचमार्क हैं। और ये ऐसा बहुत से लोगों का कहना है कि फिर वैसा पॉडकास्ट आपको उर्दू, हिंदी में आसानी से कहीं और नहीं मिलेगा। नो तो डाउट नो उसमें डाउट उसमें बिल्कुल ज़बरदस्त काम हो गया माशाल्लाह। उसमें ये है कि जैसे कि एक आमनामा सीरीज़ की हमने 10 पार्ट्स में, जिसमें कि आम का लिटरेचर में क्या मकाम है, आम की तिजारत क्या है, आम की वैराइटीज़ कितनी हैं, आम के लतीफ़े कितने हैं, आम की डिप्लोमेसी में क्या गुंजाइश रही है, और बहुत जी दिलचस्प तरह-तरह की कहानियाँ उसमें। बहुत लिटरेरी काम है और वो सीरीज़ ही यहाँ से शुरू होती है कि आप आम काट के खाते हैं गुठली के साथ। तो ये बहुत सारी सीरीज़ चल रही है उसमें। जी, जी, जी। नहीं परस भाई थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग सेशन और आप आखिरी बार अलीगढ़ कब गए थे?
मैं अभी गया था, यूँ समझिए 2020 में जी। मेरे ख़्याल से जनवरी में मैं गया हूँ, जनवरी या फरवरी के पहले हफ़्ते में गया होऊँगा। अच्छा। तो अलीगढ़ गया, उसके बाद तो आपको पता है फिर क्या हुआ कि हाँ, मैं बीच में एक और मैंने काम थोड़ा-सा किया था, बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट था। मुझे जी। इंडिया टुडे ग्रुप जो है, जिसकी इंडिया में टीवी चैनल्स भी हैं, आज तक टीवी चैनल है, उन्होंने मुझे हायर किया एक कंसल्टेंट के रूप में, स्पेशल कंसल्टेंट के रूप में, और कहा कि साहब आपको हमारा ये डिजिटल रेडियो लॉन्च करना है, आज तक रेडियो। तो अच्छा। सब वो जी, जी। मैंने फिर मैं बाकायदगी से सब यहाँ से छोड़-छाड़ के फिर मैं इंडिया फिर गया, फरवरी में जाके मैंने वो काम करना शुरू किया टीम के साथ में। वहीं इंडिया टुडे के दफ्तर में जो नोएडा में है, और काम हम लोग कर रहे थे, प्रोग्राम भी लॉन्च हो गए, ज़बरदस्त एक माहौल बन रहा था, नए स्टूडियो बन रहे थे कि ऐसा माइक आएगा, ये होगा, वो सारी चीज़ें, सब पूरी टीम एक्साइटेड थी और बहुत मुझे मज़ा आ रहा था यंग लोगों के साथ काम करने में। और तभी ये सब कोविड हो गया, हुँ, मार्च के बाद से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। हुँ। और फिर मुझे जून में, क्योंकि मेरी वाइफ़ यहाँ लंदन में है, तो मुझे वो सब छोड़-छाड़ के वापस आना पड़ा। वो पूरा जी। प्रोजेक्ट भी, वो चीज़ें भी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो रेडियो लॉन्च हो गया था, आज तक रेडियो, और वो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी टीम है, ट्रेन्ड है, बहुत आपके अच्छे एक लोग। उस प्रोग्राम का हिस्सा मैं भी था, लॉकडाउन का ऊपर एक वो था, उसमें आपने मुझे हाँ, भी मौका दिया था वो हाँ, करने का। मुझे याद आ गया। वो हाँ, वो इंडिया टुडे के लिए ही था, आज तक रेडियो जी। के लिए मैंने सीरीज़ कर रहा था उस ज़माने में, और वो इस बात पे थी कि भई लॉकडाउन, ज़िंदगी लॉकडाउन लॉकडाउन। ज़िंदगी ज़िंदगी लॉकडाउन। हाँ, जी, 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 हाँ, और उसमें जी। आपने किस्सा बताया था कि भई कुवैत में इस वक़्त किस किस्म के हालात हैं। हाँ, वो हुँ। ब्रॉडकास्ट हुआ था, मुझे याद है। जी, जी, बहुत जी, उम्दा। जी, 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 वो है मेरे पास रिकॉर्डेड है। परवेज़ भाई, मेरा आखिरी सवाल ये था कि अलीगढ़ के बारे में आपसे पूछा था, लेकिन आपने तब इस पूरी गुफ्तगू में जो है वो उस सवाल का जुज़ बता दिया। आई मीन यू हैव अ स्पेशल रोल, अ प्लेस ऑफ अलीगढ़ इन योर हार्ट। तो इसलिए उस सवाल पे जाने का कोई अब वो नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एंडेवर्स। और कभी हिंदुस्तान जाना हो तो इधर से होते हुए, कहते हैं ना वो दिल्ली जाते हैं खुर्जा होते हुए, चले जाना। तो कभी जाना हो तो इधर रुकते हुए जाइए। और फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। और एक जाते जाते हमें कोई एक बढ़िया सा शेर सुना जाइए आप। अक्सर ये बड़ा चैलेंज होता है कि जाते-जाते एक शेर कैसे सुना देंगे, और दूसरी बात ये कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। आपने बहुत दिलचस्प तरीके से इतना उम्दा इंटरव्यू मेरे साथ में कंडक्ट किया, थैंक और यू। मुझे तो ये लगा कि मैं आमतौर पे उस सीट में होता हूँ जिसमें आप बैठे हैं, और तो इसलिए और अच्छा लगा कि ये तो कुछ रोल बदल गए। जी। बहुत उम्दा, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ आजकल सलमान अख्तर साहब के साथ में। जी। सलमान अख्तर साहब दुनिया के बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, साइकियाट्रिस्ट। जी, अमेरिका जी, में हैं, प्रोफ़ेसर हैं तकरीबन 40 साल से। उसका जी। नाम है नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो गालिब का जो शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद नींद क्यों क्यों रात रात भर भर नहीं नहीं आती। आती? और जी। उसमें बहुत दिलचस्प बातें उनसे चल रही हैं, और उसमें क्या होता है कि हम कोई ना कोई एक शेर ले लेते हैं, उसका हुँ। भी थोड़ा-सा तज्ज़िया करते हैं कि गालिब को सलमान साहब मानते हैं कि वो अपने आप में बहुत माहिर नफ्सियात थे। वो भी अच्छा। साइको एनालिसिस के बड़े एक्सपर्ट थे, इसलिए उनके हर शेर के, जैसे कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कब निकले? बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब ये जो शेर है उसको वो तज्ज़िया करते हैं कि ग्रीड पे, ग्रीड एक बीमारी भी होती है ना करेक्ट, साइकोलॉजी में। तो करेक्ट। वो बताते हैं कि देखिए गालिब कैसे कह गए, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान। इसी तरह से और भी बहुत सारे शेर डिस्कशन में आते हैं। तो वो जो अभी हाल ही में डिस्कशन में शेर आया था, मुझे बड़ा अज़ीज़ है अलीगढ़ के दिनों से। है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारा, हमने क्या बात! दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। ये गालिब वाह! ऐसी बात कह गए हैं कि बस सोचते रहिए। सही, सही बात। माशाल्लाह। तो फरेज़ भाई, इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। फिर कभी मौका लगेगा फिर एक बैठक करेंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। कोरोना के थैंक हालात यू। अभी भी हाँ, ऐसे ही हैं। और इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा बहुत-बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया फैज़ भाई।